हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ठंड में घटी कुछ पैरानॉर्मल और भूतियाई घटनाएं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप में से बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊं, जो कि सच में पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियोस लेके आऊं तो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप इसमें अग्री हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है बैचलर खानसामा। अगर आपको खाना बनाना और खिलाना पसंद हो तो आप उसके चैनल को ज़रूर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम है पीटर, और ये घटना उसके साथ नॉर्थ अमेरिका के एक हाईवे पर घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पीटर है और मैं एक बार जनवरी की कड़ाके की ठंड में अपने दादा दादी के यहाँ जा रहा था। वो कनाडा के एक कस्बे में रहते थे। मुझको उन्होंने अपने पास बुलाया था क्योंकि बचपन से उन्होंने ही मुझको पाला था। मेरे माता पिता नहीं हैं तो उन्होंने मुझको अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पास दादी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझको बताया कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनसे जल्द से जल्द मिलने चला आऊँ। मैं अपना सारा काम छोड़ के और अपने ऑफिस से छुट्टी लेके उनसे मिलने के लिए चला गया। मेरी उम्र 24 साल की थी और ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और कोहरा भी था। मैं हाईवे से एक बस में जा रहा था। उस हाईवे के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे, जिसकी वजह से कोहरा बहुत ज़्यादा था और बस के ड्राइवर को भी ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस बहुत ही धीमे से चला रहा था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे साथ बस में बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर और 4 पैसेंजर्स और थे। उन 4 पैसेंजर्स में से एक बुजुर्ग महिला और 3 आदमी थे। वो तीनों आदमी अलग अलग बैठे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद हमारी बस के इंजन में कुछ दिक्कत आ गई। शायद उसका गियरबॉक्स टूट गया था। वो बस दिखने में थोड़ी सी पुरानी सी थी। बस में ब्लोवर चल रहा था, लेकिन गियरबॉक्स खराब होने की वजह से इंजन को बंद कर दिया गया और ब्लोवर भी बंद हो गया। हाईवे के जिस एरिया में हमारी बस रुक गई थी वो एरिया पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। कोहरे में किसी को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे दांत ठंड की वजह से कटकटा रहे थे। बस का ड्राइवर और उसका कंडक्टर दोनों लोग इंजन को ठीक से चेक कर रहे थे, जो कि उनसे बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं था। जब 20 मिनट तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैं बस से नीचे उतर गया और जाके बस वाले से पूछा कि भैया, बस कब तक ठीक होगी। ठंड की वजह से कोहरा इतना ज़्यादा था कि बस के 5 मीटर आगे तक भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस वाले ने मुझको बताया कि बस का गियर बॉक्स टूट गया है और हमको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बस ठीक नहीं हुई तो हमको दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 2 बजे निकलेगी। जब उसने मुझको ये बात बताई तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे लगा कि मैं 2 घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार नहीं करूँगा और मुझे इरिटेशन होने लगी। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने दादा दादी के पास पहुँचना चाहता था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरी उंगलियाँ और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं दोबारा बस के अंदर जाके बैठ गया। बस के अंदर बाकी जो लोग बैठे हुए थे वो भी ठंड में काँप रहे थे। वो बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी, लेकिन वो खिड़की के बाहर देख रही थी। वो बेचारी और करती भी क्या, वो अकेले जो थी। बाकी के 3 आदमी बैठे हुए थे। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ यहाँ से पैदल चलिए, हमको नहीं पता कि बस यहाँ कब तक आएगी, हम यहाँ कब तक रुकेंगे। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो हम चल सकते हैं, मेरा भी रास्ता कट जाएगा और शायद हमको आगे कोई और बस मिल जाए। जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन तीनों ने मेरे इस ऑफ़र को मना कर दिया। मुझको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी और मैं अपना सारा सामान उठा के अकेले ही उस रास्ते पे चलने लगा। जाने से पहले मैंने उस बस ड्राइवर से बोला
कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर देर तक नहीं रुक सकता हूँ। अगर तुम्हारी बस ठीक हो जाए तो आप आगे आ जाइएगा, और अगर मैं आपको मिलूँ तो आप मुझे अपनी बस में बैठा लीजिएगा, और अगर मुझको कोई लिफ्ट मिल गई तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। मैंने उस बस वाले को टिकट के पैसे भी नहीं दिए थे। मैं वहाँ से चला गया। करीब 15 मिनट चलने के बाद मैं काफ़ी दूर तक चला आया था। मुझको वो बस अब दिखाई भी नहीं दे रही थी। ठंड में कोहरे की वजह से मुझे रास्ता भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस कोहरे में चुपचाप चला जा रहा था। मुझको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मेरे पास रखी एक सिगरेट को मैंने जला लिया और उसको पी रहा था। मैं शायद उस बस वाले से बहुत ज़्यादा दूर आ गया था, और वो बस शायद अभी तक ठीक भी नहीं हुई थी, वरना वो लोग ज़रूर आगे आ जाते। तभी मुझे कोहरे में एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि कोहरे से 2 लाइटें चमकते हुए मेरी तरफ आ रही हैं। वो शायद कार की लाइट्स थी। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। वो लोग मेरे बगल से इतनी तेज़ी में निकले कि शायद वो लोग मुझे देख भी नहीं पाए। मैंने चिल्ला के उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके। मैं चलते चलते एक छोटे से ब्रिज के पास पहुंचा, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए उस ब्रिज पर रुक गया और उस ब्रिज की छोटी सी दीवार पे बैठ गया था। क्योंकि मुझको ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, इसलिए मैं उस ब्रिज की दीवार पर बैठ के सिगरेट पी रहा था। बैठे हुए मैं यही सोच रहा था कि काश मैं उस बस से बाहर ना निकलता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही थी, और अब मैं इस पूरे रास्ते पे अकेला हूँ। मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं था, सिर्फ कोहरा ही था, और हाईवे के उस कोहरे पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने ये सोचा कि शायद मैं बस से ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, क्यों ना मैं वहाँ पर वापस चला जाऊँ और अगली बस का आने का इंतज़ार करूँ। मैं वहाँ से वापस जाने लगा। मेरे पास मेरा एक ब्रीफकेस था और पीठ पर एक बैग था। मैं उसी को लेके उस बस की तरफ वापस जा रहा था। तभी मैंने देखा कि कोहरे में से वही बूढ़ी औरत मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, जो बस के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी। शायद वो भी बस को छोड़ के कहीं पहुंचना चाह रही हो। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी, और मैं बस की डायरेक्शन में, यानी कि उस औरत की तरफ चलते हुए जा रहा था। उसको देखते हुए मैं भागते हुए उस औरत के पास गया और उससे पूछा कि आप अकेले यहाँ पर क्यों आ गई? आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? उसने मेरे इस सवाल का जवाब बस एक शब्द में दिया, नहीं। उसने मुझसे बोला कि उसको सुबह घर जल्दी पहुँचना है, इसलिए मैं बस से उतर गई और अपने घर जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। मैंने उससे बोला कि आप इतनी ठंड में क्यों परेशान हो रही हैं? चलिए बस पे वापस चलते हैं और वहाँ से दूसरी बस गुजरने का इंतज़ार करते हैं। मेरे बोलते ही वो दोबारा बस की तरफ घूम गई और जाने लगी। वो काफ़ी धीमे धीमे चल रही थी, और जिनकी वजह से मुझे भी धीमे ही चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी। उनको अगर कोई भी दिक्कत हो जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रास्ते भर में उनको अपने बारे में बताते हुए चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहती हैं और आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं? उन्होंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुरंत इरिटेशन होने लगी, और अब मैं भी चुपचाप चलने लगा था, और पूरे रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। कुछ दूर चलने के बाद हमको वो बस दिखाई देने लगी जिससे हम उतरे थे। कोहरे में हमें वो बस ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने उसको देख लिया था। तभी मैंने उस बुजुर्ग महिला से बोला कि आप टेंशन ना लीजिए और जाके बस में आराम करिए। कुछ देर बाद 2 बज जाएंगे और फिर हम दूसरी बस से निकल लेंगे। मेरे इतना बोलने पे भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि आप धीरे धीरे बस की तरफ आइए, मैं जाके अपना सारा सामान बस में रखता हूँ। उन्होंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं जल्दी जल्दी बस की तरफ जाने लगा। जब मैं बस के थोड़ा पास पहुँचा तो मैंने देखा कि बस का कंडक्टर और बस के ड्राइवर बस के नीचे खड़े हैं, और उनके साथ वो 3 पैसेंजर्स भी खड़े थे। मैं जैसे ही उनके पास पहुँचा, बस के ड्राइवर ने मुझको देखा। मैंने उनको बताया कि मुझे किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली, मैं अपना सामान बस के अंदर रख के आता हूँ। जब मैं उन सब के चेहरे को देख रहा था तो वो सब काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन लोगों को क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो बूढ़ी औरत उस वक्त बस में बैठी हुई थी, उनकी मौत हो गई है।
कुछ देर के लिए तो मुझको ये सब समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई है ठंड लगने की वजह से। मैंने उनसे बोला कि वो औरत अभी मेरे साथ मेरे पीछे ही आ रही थी। उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो औरत पिछले 20 मिनट से उसी कुर्सी पर बैठी हुई है और उसका पूरा शरीर जम गया है। शायद ठंड लगने की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया हो। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। पहले तो मैं बस के ऊपर नहीं चढ़ा, मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं जब वहीं पर खड़ा रहा और करीब 15 मिनट तक वो बूढ़ी औरत वापस नहीं आई। उसके ना आने पे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। फिर मैं बस के ऊपर जब चढ़ा तो मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी उसी सीट पर पड़ी हुई है। वो मर चुकी थी। उसको देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। अभी कुछ ही देर पहले तो वो मेरे साथ ही थी। वो क्या उसकी आत्मा थी? मुझे नहीं पता। मैंने बस ड्राइवर को और कंडक्टर को बार बार ये बात बताई। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी किया, लेकिन किसी ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त उनके बस में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 2 बजते ही वो दूसरी बस के आने का टाइम हो गया था। जैसे ही वो बस आई, हम लोगों ने उस बस को रोका और उनसे थोड़ी मदद भी ली। उस बस के बाकी लोगों के लिए तो वो एक आम मौत होगी, लेकिन मैं उस बूढ़ी औरत को अपने पूरे जीवन भर नहीं भूल पाया। मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस रात एक आत्मा से बात कर रहा था और उसके साथ एक सुनसान हाईवे पे चल रहा था। मैंने बहुत लोगों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने मेरी बात पर विश्वास भी किया, लेकिन वो बस एक किस्सा मानते हैं और मेरे जीवन की ये भयानक घटना मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम था रियल। वो एक टीचर थी और अब आगे की घटना मैं आपको रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रियल है और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं सैन सेबेस्टियन स्कूल में एक टीचर थी। ये घटना कुछ साल पहले की है। अभी जब मैं ये घटना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आज की तारीख 21 अगस्त 2007 है। ये घटना इस तारीख से 2 साल पहले घटी थी। मैं उस स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर थी। ये घटना मेरे साथ घटी थी दिसंबर 2004 में। जिस दिन ये घटना घटी थी उसके अगले दिन हमारे कॉलेज में एक म्यूज़िकल फेस्ट था। हम उसी की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हमको अपने पूरे स्कूल को अच्छे से डेकोरेट करना था और म्यूज़िकल फेस्ट की सारी तैयारी भी करनी थी। आमतौर पर बच्चों की छुट्टी 3 बजे हो जाती है, लेकिन म्यूज़िकल फेस्ट की तैयारी की वजह से उन लोगों की छुट्टी शाम के 6 बजे तक हुई और मेरे साथ 3 और टीचर कुछ देर तक रुकी थीं। नॉर्मल टीचर जो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, उनकी छुट्टी जल्दी हो गई थी और मुझे और मेरे साथ 2 और टीचर्स थीं जिनको लेट रुकना था, क्योंकि हम उस स्कूल की म्यूज़िक टीचर्स थे। मेरे साथ जो बाकी 2 टीचर्स थी उनका नाम शीना और मोनिका था। हम 6 बजे तक लगभग अपना सारा काम ख़त्म कर चुके थे और घर जाने वाले थे, लेकिन मोनिका का काम अभी तक बचा हुआ था, इसलिए मैं और शीना उसकी मदद के लिए रुक गए थे। हमको कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके स्टेज के पीछे रखना था। वो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक रूम में पड़े हुए थे, जो कि 4th फ्लोर पर था। वहाँ पर हम लोग बहुत कम ही जाते थे। मोनिका ने मुझको उन इंस्ट्रूमेंट्स को लाने के लिए बोला। मैंने मोनिका से बोला कि मैं उस फ्लोर पर अकेले नहीं जाऊंगी। फिर शीना ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मोनिका को छोड़ के स्कूल के 4th फ्लोर पर गए। वो पूरा फ्लोर खाली था। हालांकि ठंड की वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन स्कूल में लाइट आ रही थी तो हमको सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था। जब हम 4th फ्लोर के म्यूज़िकल रूम के पास पहुँचे तो उसमें ताला लगा हुआ था। फिर शीना ने मुझसे बोला कि चाबी तो हम लोग मोनिका के पास भूल गए हैं, तो मैंने उससे बोला कि हम लोग चाबी वापस लेने चलते हैं। तब शीना ने मुझसे बोला कि तुम यहीं पर रुको, मैं मोनिका से रूम की चाबी लेकर आती हूँ। उसके बाद शीना मोनिका के पास चली गई और मैं उसी हॉल में रुक के टहल रही थी। उसके जाने से पहले मैंने उससे बोला कि तुम जल्दी आना। उसने कहा ठीक है। फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर में उस दरवाजे के पास ही खड़े होके शीना का वेट कर रही थी। पता नहीं क्यों ये मेरा वहम था या सच में मुझको वहाँ पर धीरे धीरे ठंड लगने लगी। कुछ देर तक मुझको पता भी नहीं चला कि वहाँ पर ठंड
बढ़ रही है। लेकिन जब मैं सांस ले रही थी और मेरे मुंह से भाप निकल रहा था तो मुझको लगा कि अब यहाँ पर ठंड बढ़ रही है। मैं अपने हाथों को फोल्ड करके पूरे कॉरिडोर में टहल रही थी और सोच रही थी कि अचानक से यहाँ पर ठंड कैसे बढ़ गई। शीना को गए हुए करीब 3 मिनट ही हुए थे और 3 मिनट में इतनी जल्दी ठंड का बढ़ जाना मुझको बहुत अजीब लगा। ये थोड़ा फिल्मी सीन था, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पूरे कॉरिडोर में जो लाइट जल रही थी वो धीरे धीरे डिम हो रही थी और तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बार बार लाइट्स के स्विच को ऑन या ऑफ कर रहा हो। मुझको सच में डर लग रहा था। फिर लाइट का जलना बुझना बंद हो गया और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। फिर मुझको लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है और कुछ भी नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं दोबारा उस कॉरिडोर में टहलते हुए उसी रूम के पास पहुंची जिसमें ताला लगा हुआ था। और जब मैं दोबारा घूम के उस रूम से दूर जा रही थी, मुझको अचानक से उस रूम के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस रूम के अंदर बैठा हुआ था जो सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रहा हो। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मैंने उस दरवाजे के पास कान लगाया और ठीक से सुनने की कोशिश की। वो सामान गिरने की आवाज़ उसी रूम से आ रही थी और वो मेरा वहम नहीं था। मैं वहीं पर खड़ी थी और उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई था जो सामान को इधर उधर फेंक रहा था। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस रूम के अंदर बंद हो गया है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उस दरवाजे के पीछे से बोला कि तुम कौन हो, अंदर कैसे चले गए। उसमें से उठा पटक की आवाज़ तुरंत बंद हो गई। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने अपने कान को दरवाजे में ही लगाया हुआ था और सब कुछ एकदम खामोश हो गया। और तभी अंदर से एक आवाज़ आई। उसने मुझसे बोला कि रियल, दरवाज़ा खोलो। वो एक बच्ची की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ को सुन के मैं बहुत डर गई थी। वो आवाज़ एकदम शांत और खामोशी वाली थी। उसकी आवाज़ को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो आवाज़ लगातार मुझको दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी। पहले मुझको लगा कि शायद कोई छोटी बच्ची गलती से अंदर लॉक हो गई हो, लेकिन अचानक से ठंड का बढ़ जाना और हॉल की लाइट ऑन ऑफ होना और वो आवाज़, इस बात का मुझे पता चल गया था कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। मैं वहाँ से तुरंत उठी और भाग के सीढ़ियों के पास नीचे मोनिका की तरफ जाने लगी। मैं जैसे ही भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची, मैंने देखा कि शीना सीढ़ियों की तरफ से ऊपर आ रही है। उसने मुझको देखा और मेरी हालत देखी। ठंड के उस मौसम में मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। तब शीना ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तब मैंने शीना को उस कमरे में आई आवाज़ के बारे में बताया और वहाँ पे बढ़ती ठंड के बारे में भी बताया। मेरी बात सुन के वो हंसने लगी और उसने मुझसे बोला कि चलो मैं तुमको उस कमरे में ले चलती हूँ। मैं जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के उस कमरे के पास लेके गई और उसका ताला खोलने लगी। मैंने उसको मना किया, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हूँ। उसने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमरे के लाइट की स्विच दरवाजे के पीछे थी और जैसे ही शीना ने उस दरवाजे को खोला, उसमें जो चीज़ थी मैं देख के हैरान हो गई। उस पूरे कमरे में सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सही सलामत अपनी जगह पर रखे हुए थे और सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। तब शीना ने मुझको दिखाया कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं बिना वजह डर रही हूँ और मैंने जो कुछ भी सुना वो सब मेरा वहम था और वो पूरा रूम खाली था। शीना ने उस रूम से गिटार और बाकी के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठा लिए और दरवाजे को दोबारा लॉक करके नीचे जाने लगे। जब हम नीचे सीढ़ियों की तरफ पहुंचे तो उस पूरे हॉल की लाइट अपने आप एक बार फिर से बंद हुई और खुल गई, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। शीना ने मुझसे बोला कि ये सब तुम्हारा वहम है और स्कूल के इस फ्लोर पर अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। शीना और मैं हम लोग मोनिका के पास पहुँचे और फिर शीना ने मोनिका को मेरे साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। मोनिका भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। मैंने कई लोगों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और स्कूल के मैनेजमेंट टीम ने मुझको ये सब बातें सबको बताने को मना किया। उन्होंने मुझसे बोला
कि इससे यहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है और कॉलेज का नाम भी खराब हो सकता है, इसलिए ये सब अफवाह फैलाना बंद करो। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। मुझे लोग पागल ना समझने लगे, इसलिए मैंने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया और शांत हो गई। वो घटना सच में मेरे साथ घटी थी और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ भी मैंने सुनी थी। वो सब मेरा वहम नहीं था, वो एक सच था, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी सबूत नहीं और उस दिन के बाद से मैं कभी उस स्कूल में नहीं रुकी। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना घटी थी सर्दियों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मेरा नाम शिंजो है और ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले दिसंबर में घटी थी। मैं अपने अंकल आंटी के यहाँ रहता हूँ। मेरे मॉम और डैड नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी और बचपन से मैं हमेशा अपने अंकल आंटी के साथ ही रहता हूँ। उनका लड़का यानी कि मेरा कज़न, हम दोनों सेम ही रूम में रहते हैं और अंकल आंटी का रूम अलग था। मेरे रूम के और अंकल आंटी के रूम के बीच में हमारा किचन और हॉल पड़ता था। हमारा घर काफ़ी छोटा था। एक बार अंकल आंटी और मेरा कज़न कहीं बाहर गए हुए थे और वो 2 दिन बाद घर आने वाले थे। मैं 2 दिन के लिए घर में अकेला था। मैंने अपने किसी भी दोस्त को घर पे नहीं बुलाया क्योंकि मुझे अकेले रह के कुछ काम करना था। वैसे तो मैंने सोने से पहले सारे दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर लिया था, लेकिन मैंने अपने रूम का दरवाज़ा नहीं बंद किया था। मैं अपने रूम का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करता हूँ क्योंकि अंकल के ऑफिस के काम की कुछ फाइल्स मेरे रूम में पड़ी रहती हैं और वो रात में लेट नाइट जग के काम करते हैं, इसलिए वो अपनी कुछ फाइल्स मेरे रूम में लेने के लिए आ जाते हैं। इसी जल्दबाजी में मैंने अपने रूम को अंदर से लॉक नहीं किया और मैं सो गया। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने रूम को बस हल्का सा बंद कर दिया था और अंदर से लॉक नहीं किया था। रात के करीब 2 बजे मुझे ठंड लगने लगी और मैं कांपने लगा। जब ठंड की वजह से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसमें से हवा अंदर आ रही थी और वो काफ़ी ठंडी हवा थी। मैं उठा और मैंने बेड से बिना उतरे हाथ मार के अपने दरवाजे को बंद कर दिया और मैंने उसको दोबारा लॉक नहीं किया। उसके बाद मैं सो गया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। रात में 1:30 बजे मुझे दोबारा ठंड लगने लगी और मेरी आँख दोबारा खुली। मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा दोबारा खुला हुआ था और उसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। इस बार मैं बेड से नीचे उतरा और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद घर में कोई आ गया है, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल के देखने लगा और पूरा घर अंदर से लॉक था और लाइट्स सारी बंद थी। मैंने अपने घर के किचन और हॉल को भी ठीक से चेक किया और वहाँ कोई भी नहीं था, सारे डोर्स अंदर से बंद थे। मैं दोबारा अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगा। फिर मैंने देखा कि अंकल आंटी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं उनके दरवाजे के पास पहुंचा तो उनके कमरे की लाइट अंदर से बंद थी। बाहर से हल्की फुल्की रोशनी अंदर की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंकल के स्टडी टेबल पर कोई बैठा हुआ है। उसकी परछाई मुझको साफ साफ नजर आ रही थी और उसकी परछाई को देख के मैं चौंक गया था। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की और मैंने देखा कि वहां पर कोई भी बैठा नहीं है। शायद वो मेरा वहम था। मैंने उनके रूम के दरवाजे को बंद किया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। मैं किचन के एरिया से बाहर जा ही रहा था कि मैंने देखा कि किचन का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ है और उसके अंदर जो फ्रिज था उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं किचन के सामने से गुजरा था तो सारे दरवाजे बंद थे। मेरी हिम्मत किचन के अंदर जाने की बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने किचन के दरवाजे को बाहर से ही बंद कर दिया और फ्रिज को बंद ही नहीं किया। उसके बाद दोबारा जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरे सामने सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और उसको देख के मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और घर से बाहर भाग गया। मैंने उसके बाद तुरंत अंकल आंटी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये बात बताई। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगले दिन वो लोग तुरंत घर आ गए और मैंने उनको ये घटना बताई। आंटी ने मुझको बताया कि उन्होंने भी ऐसा महसूस किया है कि रात में किचन में कोई टहल रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये सब उनका वहम है। और उसके बाद जब मैंने उनको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया तो उनको इस बात पर विश्वास हो गया कि उन्होंने जिसको भी देखा वो शायद कोई भूत या कोई आत्मा थी, क्योंकि वो उनका कोई वहम नहीं था। हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी जिस बात का
हमको पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद से मैं कभी उस घर में अकेले तो नहीं रुका और वो एक्टिविटीज कुछ साल बाद होना अपने आप बंद हो गई। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसे आपने 4000 सब्सक्राइबर किए हैं सपोर्ट करके, इसको 5000 भी कर दीजिए। फिर हम एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं और मैं भी आपसे कुछ सवाल जरूर पूछूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।